जिस तरह से आप लोग पहले पढ़े थे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो डिफरेंट अलील्स होती हैं, डोमिनेंट भी एंड रिसेसिव भी। तो इस वीडियो में हम उसी टर्म से स्टार्ट करेंगे कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स दोनों किस तरह से और किस कंडीशन के अंदर अपीयर होती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी हम उन्हीं टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों ने पहले इससे पहले वाली वीडियो में स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट टर्म जो आज फिर हम देखेंगे वो है डोमिनेंट एलील एंड सेकेंड इज रिसेसिव एलील। ओके, सो डोमिनेंट एलील के लिए आप लिख सकते हो व्हेन एलील्स इनहेरिटेड आर डिफरेंट एलील्स इनहेरिटेड आर डिफरेंट, इट मीन्स कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है। हम हेट्रोजाइगस जो आप लोगों ने पहले लिखा था उसी तरह एक हेट्रोजाइगस कंडीशन लिख लेते हैं। एक डोमिनेंट एलील भी आप लोगों ने उसके अंदर लिखी थी और एक रिसेसिव एलील भी लिखी थी। सो डोमिनेंट कंडीशंस के अंदर जब एलील्स जो इनहेरिट हुई हैं वो डिफरेंट हैं, तो जो एलील खुद को एक्सप्रेस करती है उसे आप डोमिनेंट एलील कहते हो। सो व्हेन एलील्स इनहेरिटेड आर डिफरेंट, allele which express itself is called dominant allele। ओके, सो अब यहाँ पे दो कंडीशंस आप लोग लिख सकते हैं कि जब एलील्स डोमिनेंट के लिए भी और रिसेसिव दोनों के लिए आप लोग की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। चेंज आपने कहाँ पे करना है, जब आपने डोमिनेंट की लिखनी है कि एलील्स इनहेरिटेड आर डिफरेंट, के दोनों के अंदर सेम रहेंगी। डोमिनेंट के अंदर आपने ये सेंटेंस ऐड कर देना कि एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, जो एक्सप्रेस करती है हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसे आप डोमिनेंट कहते हो। और यही सेंटेंस लिखने के बाद व्हेन एलील्स इनहेरिटेड आर डिफरेंट एंड एलील विच इज सुप्रेस्ड is called allele which is suppressed is called रिसेसिव। ओके, अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक हमने कैपिटल टी में और एक हमने स्मॉलर टी लिखा हुआ है। जो कैपिटल है उसे आप लोगों ने डोमिनेंट बोला था और जो स्मॉलर है उसे आप लोगों ने रिसेसिव बोला था। तो जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जो कैपिटल टी जो डोमिनेंट है ये अपना ट्रेट एक्सप्रेस करती है, वाइल जो रिसेसिव है वो सुप्रेस हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बहुत से साइंटिस्ट पहले अज्यूम किया करते थे इस डिस्कवरी से पहले। इसके आगे डिफरेंट मैकेनिज्म्स भी हम पढ़ेंगे कि जब कैपिटल टी मीन्स के डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील ये दोनों कंबाइन होती हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो ब्लेंड होके आता है। ठीक है, वो जस्ट कुछ केसेस के अंदर होता है, लेकिन जो आपका एक नॉर्मल केस है उसके अंदर जस्ट डोमिनेंट का ट्रेट अपीयर होता है और रिसेसिव का ट्रेट जो है वो सुप्रेस हो जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता। ओके, सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने हेट्रोजाइगस कंडीशन में पहले डिस्कस की थी, उसी से लिंक्ड ये दोनों टर्म्स थी। एक और चीज जो आप इन दोनों डेफिनेशंस के साथ ऐड कर सकते हैं, डोमिनेंट के साथ भी और रिसेसिव के साथ भी, वो ये है कि रिसेसिव एलील अगर प्रेजेंट है तो वो फिर एक्सप्रेस किस फॉर्म में होती है। ठीक है, सो वो आप कंडीशन लिख दें कि रिसेसिव एलील हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करवाती है।
होमोजाइगस मीन्स कि जब दोनों अलील्स किसी भी जीन के अंदर स्मॉल होती हैं। ओके, अब यहाँ पे इसी तरह आप लोगों ने डोमिनेंट के साथ ऐड करना है कि डोमिनेंट जो अलील्स हैं वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करवाती हैं, चाहे कंडीशन होमोजाइगस है चाहे कंडीशन हेटेरोजाइगस है। सो डोमिनेंट अलील्स ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, चाहे कंडीशन होमोजाइगस है इस फॉर्म में या फिर हेटेरोजाइगस है इस फॉर्म में। ठीक है, होमोजाइगस मीन्स के अगर दोनों कैपिटल एलील्स हैं तब भी इसका जो ट्रेट है वो लॉन्ग हाइट होगा, और ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है इसके साथ आप जितनी मर्जी यहाँ पे रिसेसिव एलील्स, मल्टीपल एलील्स आगे आप पढ़ोगे, अगर इसके साथ फॉर एग्जांपल ये 2 आ जाती हैं या 3 रिसेसिव एलील्स आ जाती हैं, चाहे यहाँ पे एक भी डोमिनेंट एलील है तो वो खुद को एक्सप्रेस करवाती है। तो डोमिनेंट एलील चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में है चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, दोनों कंडीशंस के अंदर डोमिनेंट एलील खुद को एक्सप्रेस करवाती है, और यहाँ पे डोमिनेंट एलील लॉन्ग हाइट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे रिसेसिव एलील के एक्सप्रेस होने के लिए ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है कि जस्ट इसको एक्सप्रेस होने के लिए खुद को होमोजाइगस कंडीशन लेके आनी पड़ती है। होमोजाइगस मीन्स कि किसी भी जीन के अंदर दोनों एलील्स अगर स्मॉल होंगी तो तब रिसेसिव ट्रेट अपीयर होगा, और यहाँ पे स्मॉल हाइट मीन्स के ड्वार्फ कंडीशन अपीयर होती है। वाइल जो डोमिनेंट है उसको एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बाद जो हम टर्म स्टडी करेंगे वो है जेनेटिक क्रॉस। Genetic cross is deliberate mating मैटिंग आपको पता है ब्रीडिंग को कहते हो, किसी भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवाने के लिए उससे आप मैटिंग या फिर ब्रीडिंग कहते हैं। तो डेलिब्रेट मैटिंग या फिर ब्रीडिंग ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स that results in offspring that carry part of genetic material of each parent। ओके, सो जेनेटिक क्रॉस जब भी आप टर्म यूज करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, इसका मीनिंग क्या है कि आपने मैटिंग का प्रोसेस करवाया है जिसमें 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपके, जिसमें से एक एज अ मदर बिहेव करेगा और एक एज अ फादर बिहेव करेगा, और ये दोनों मैटिंग के बाद ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं, इन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर फादर एंड मदर दोनों की जीन्स होंगी, इट मीन्स के दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। इस ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स मदर के और कुछ कैरेक्टर्स फादर के होंगे।
सो जेनेटिक क्रॉस बेसिकली मैटिंग को आप कहते हो। तो मैटिंग क्या है, दो डिफरेंट सेक्सेस के इंडिविजुअल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है नए बेबीज प्रोड्यूस करने के लिए, नई जनरेशन, नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, उसे आप कहते हो। ठीक है, और ये जो मैटिंग का प्रोसेस है ये वो खुद नहीं कर रहे, आप लोगों ने खुद अपने रिसर्च के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए करवाया है। ठीक है, और इसमें से जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों पेरेंट्स का है, फादर का भी और मदर का भी। जेनेटिक मटेरियल दोनों पेरेंट्स का है, इट मीन्स के कुछ कैरेक्टर्स मदर के हैं और कुछ कैरेक्टर्स फादर के इस ऑफस्प्रिंग के अंदर होंगे। सो जेनेटिक क्रॉस जस्ट एक मैटिंग का प्रोसेस है जिसे आप खुद करवा रहे हैं, और ऑब्वियसली मैटिंग के बाद जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे उसमें फादर एंड मदर दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। ओके, सो जेनेटिक क्रॉस के बाद जो टर्म हम देखेंगे वो है फीलियल, और सेकंड टर्म जो आज हम देखेंगे वो है जेनेटिक क्रॉस के बाद फीलियल। फीलियल वर्ड बेटे लैटिन वर्ड से है फिलियालिस। ठीक है, फिलियल एक लैटिन वर्ड फिलियालिस से ओरिजिनेट करवाया गया है, और फिलियालिस का मीनिंग क्या है, ऑफ सन और डॉटर। ऑफ सन और डॉटर, ये फिलियालिस का मीनिंग है और ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, सो फिलियालिस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ऑफ सन और डॉटर, या फिर आप इसके लिए कह सकते हो कि ये जनरेशन के मीनिंग में भी आता है। ओके, सो जनरेशन इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, और सेकंड आप इसका मीनिंग ले सकते हो नेक्स्ट जेनरेशन। ठीक है, ये सारे टर्म्स बेटे आगे हम लोगों ने यूज करनी है, और ये मीनिंग्स, ये ओरिजिनेट किससे हुआ, ये दोबारा ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये चीजें आपको अब बता रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप याद भी कर लेंगे इसे और दोबारा एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो इस फीलियल जिसे आप जनरेशन कह रहे हो, सन या डॉटर कह रहे हो, या नेक्स्ट जनरेशन कह रहे हो, सारे मीनिंग इसके अंदर आ जाते हैं। इस फीलियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट F यूज़ करते हैं, और इस F अल्फ़ाबेट के साथ अगर ये नंबर F1 लिखा हुआ है या F2 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट जनरेशन है एंड ये सेकंड जनरेशन है। ठीक है, फीलियल तो आपको कंफर्म है कि ये जनरेशन है, जो सन है या डॉटर है, लेकिन अगर इस फीलियल के साथ 1 और 2 लिखा है तो फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकंड जनरेशन है। अब ये फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन का मीनिंग क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो पेरेंट्स हैं और ये दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हैं, एक टॉल है और एक स्मॉल है, ड्वार्फ। ओके, सो ये दोनों पेरेंट्स हैं आपके पास। जब इनके गैमेट्स बनाए जाते हैं तो गैमेट्स कुछ इस तरह से होंगे कि एक इस गैमेट में और एक एलील इस गैमेट में, तो दो गैमेट्स इसके बने हैं, ये दोनों एलील्स इस गैमेट में डिफरेंट हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ये जब हम मोनोक्रॉस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके अंदर ये मैं आपको गैमेट की सिंथेसिस डिटेल के साथ बताऊंगी। अभी जस्ट आपको ये बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी है और सेकंड जनरेशन कौन सी है। ओके, सो इसी तरह से ये दो आपके
अलील्स यहाँ पे सेपरेट हो गए। ओके, इनको क्रॉस करवाने के लिए हम एक पुनेट स्क्वायर यूज करते हैं। पुनेट स्क्वायर की डेफिनेशन इसके बाद लिखवाती हूँ। ये जो आप लोगों ने गैमेट्स बना लिए हैं, एक आपने इस साइड पे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल ये आप फीमेल का ड्रॉ कर रहे हो इस साइड पे, तो इस साइड पे आप लोगों ने मेल के गैमेट्स को ड्रॉ करना है। आप मेल को इस साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं, फीमेल को इस साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये कोई भी बाउंड्री नहीं है। आप किसी भी साइड पे मेल और फीमेल के गैमेट्स को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा फीमेल का था, इसके दोनों गैमेट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, और ये हमारा मेल गैमेट्स से इसे हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ये जो दोनों आपने ब्लू कलर के अंदर होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिखे हुए हैं, ये बेसिकली पेरेंट्स हैं इनके। जब आगे आप टर्म्स यूज करेंगे तो इनके लिए आप लिखेंगे पी जनरेशन। ठीक है, पी जनरेशन एंड पी इज फॉर पेरेंट्स। अब यहाँ पे किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर पेरेंट्स कौन से हैं? पेरेंट मदर हो सकता है या फिर फादर हो सकता है। ये दोनों मदर एंड फादर के अलावा तो कोई और नहीं होता। तो प्लांट की बॉडी में कौन एज अ मदर बिहेव कर रहा है और कौन एज अ फादर बिहेव कर रहा होगा? तो इन केस ऑफ प्लांट्स, जो भी प्लांट पोलन ग्रेन्स को डोनेट कर रहा होता है वो एज अ फादर बिहेव करेगा, और जो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है एग्स के साथ फ्यूज करने के लिए वो एज अ मदर बिहेव करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक मदर ले ली और हमने अज्यूम कर लिया कि जो डोमिनेंट लॉन्ग हाइट का है वो एज अ मदर है और जो ड्वार्फ प्लांट है वो एज अ फादर बिहेव कर रहा है। ओके, जब आपने इनके जनरेशन्स लिखनी है तो कुछ इस तरह से आपने लिखनी है कि पहले आपका डोमिनेंट अलील आएगा और फिर वही अलील आपने जो इस साइड पे लिखा हुआ है एक अपर साइड से लेना है और एक आपने लेफ्ट साइड पे जो अलील्स लिखी हैं उनको लिख देना है। तो अब यहाँ पे कैपिटल आप पहले लिखोगे और जो स्मॉलर अलील है उसे आप बाद में लिखेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला कैपिटल इस साइड पे भी हो सकता है और इस साइड पे भी हो सकता है। जहाँ पे भी इन दोनों में से अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो आपने यहाँ पे लिखते हुए पहले कैपिटल लिखना है। यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये पहले आया तो यहाँ पे ये पहले आएगा। ठीक है, सो इसी तरह से ये वाला टी आपने इसके साथ क्रॉस करवाना है। सिमिलरली पहले आप कैपिटल एंड देन स्मॉलर लेटर लिखोगे। ये वाला टी अब आपने इसके साथ यूज करवाना है और लिख देना है इसके अंदर, ये इसके साथ और ये इसके अंदर। ओके, सो पी जनरेशन जब भी आप टर्म यूज करेंगे इट मीन्स कि आप पेरेंट्स की टर्म यूज कर रहे हैं। पेरेंट्स मीन्स के जिनके अंदर जो सेक्स सेल्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ये वाले जो हमने सारे जनरेशन्स लिखी हुई हैं इनके गैमेट्स की फ्यूजन के बाद ये हमारे पास अब इनके फीलियल आ गए हैं। फीलियल मीन्स के ये इनके जनरेशन्स आ गए हैं, इनके सन और डॉटर आ गए हैं। अब ये वाली जो जनरेशन है फौरन से पेरेंट्स के बाद आपके पास ये F1 है। F1 को अगर आप एक आगे हम जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको लेके इसके साथ हमने क्रॉस करवा दिया है तो जो जनरेशन अब हमारे पास आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स अब हमारे पास आएंगे उन्हें आप F2 बोलोगे और इस F2 में ये F1 एज अ पेरेंट बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि पी जनरेशन का मीनिंग क्या है, जो एज अ पेरेंट बिहेव कर रहे हैं। F1 एंड F2 अगर टर्म्स हैं तो इसमें से 1 और 2 का मीनिंग क्या है? फर्स्ट जनरेशन फौरन से पेरेंट्स के बाद जो आपके पास आती है वो एज अ F1 जनरेशन बिहेव करेगी। इस F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को अगर आप फ्यूज करवाएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग्स आपके पास आते हैं, जो बेबीज आपके पास आते हैं वो F2 हैं। तो इन पेरेंट्स की ये फर्स्ट जनरेशन है और इन्हीं पेरेंट्स की ये सेकंड जनरेशन है। अगर आप इसको एज अ पी लोगे तो इस पी का ये F1 है। ठीक है, सो ये पेरेंट जनरेशन जो पहले बेबीज आए वो F1 है, फर्स्ट जनरेशन है। जो इनकी सेल्फिंग के बाद
बेबीज प्रोड्यूस होंगे वो F2 हैं, और F2 आप लोग यहाँ से लिंक कर रहे हो। अगर आप इनको देखोगे तो F2 के ये वाले पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये P जनरेशन एज अ वर्क करेगी। तो F1 और F2 में 2 यहाँ पे जनरेशन का नंबर बता रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन है या फिर सेकेंड जनरेशन है। ओके, फिलियल एंड P जनरेशन, F जनरेशन एंड P जनरेशन जहाँ पे भी टर्म यूज होंगी, आई होप कि अब आप समझ आएंगे कि हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर हम जनरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, सो फिलियल एंड P के बाद अब हमने ये वाला जो स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है पुनेट स्क्वायर, इस पुनेट स्क्वायर की डेफिनेशन देखनी है कि ये पुनेट स्क्वायर क्या है बेसिकली। ओके, पुनेट स्क्वायर, रेजिनाल्ड पुनेट एक साइंटिस्ट था, उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्क्वायर डायग्राम used to predict genotypes of particular breeding एक्सपेरिमेंट। ओके, सो रेजिनाल्ड पुनेट ने ये हमें स्क्वायर डायग्राम दी थी। स्क्वायर आपको पता है कि जिसके ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो स्क्वायर डायग्राम है और किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या प्रिडिक्ट करना है आपने, जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आपकी जनरेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जीनोटाइप्स को प्रिडिक्ट करना है, या उनकी फिनोटाइप्स, या फिर आप यहाँ पे आउटकम्स लिख सकते हैं कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनको डिटरमिन करने के लिए आप ये पुनेट स्क्वायर यूज करते हैं। तो पुनेट स्क्वायर एक स्क्वायर डायग्राम है और ये जीनोटाइप्स को डिटरमिन करने के लिए यूज की जाती है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पहले ये गैमेट्स को, एक गैमेट हम लोगों ने अपर साइड पे ड्रॉ कर दिए मेल के, और सेकंड हमने लोअर पे फीमेल के ड्रॉ कर दिए। तो इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद अब आपको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे टोटल कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, 4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं, और 4 की 4 ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो हेटेरोजाइगस हैं। हेटेरोजाइगस मीन्स कि यहाँ पे 4 के 4 ऑफस्प्रिंग्स, एक इनके अंदर डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ये चारों के अंदर ये कंडीशन है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं। और ये आपको किसकी वजह से पता चला है, पुनेट स्क्वायर की वजह से। पुनेट स्क्वायर सो बेसिकली आप यूज करते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग्स की, ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की जो भी आउटकम्स हैं, जो जीनोटाइप्स हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए। और ये पुनेट स्क्वायर आगे हम प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे। इसको मैंने अभी आपको ड्रॉ करने का तरीका भी बताया, आगे डिटेल अभी हम इसकी पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, इसके बाद हम टर्म देखेंगे सेल्फिंग की। सेल्फिंग मीन्स कि इन पेरेंट्स के क्रॉस के बाद जो जनरेशंस आपके पास आई हैं, इन जनरेशंस को आपस में क्रॉस करवा देना। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये जो F1 आपके पास आया है, इस F1 में से कोई से 2 आप एक ये वाला ले लो और एक ये वाला इंडिविजुअल ले लो। इन दोनों को लेने के बाद अगर आप यहाँ पे क्रॉस करवा देंगे तो इससे आप कहते हो कि ये सेल्फिंग है, ठीक है। सो ये यहाँ पे एज अ पेरेंट बिहेव करेंगे, आगे आप उनके गैमेट्स बनाओगे और उनके जनरेशंस बना दोगे। तो सेल्फिंग आप किसे कहते हैं, इफ
we cross the members of same generation। ठीक है, अगर सेम जनरेशन के मेंबर्स को क्रॉस करवा दिया है तो इसे आप सेल्फिंग कहते हो। ठीक है, ये पेरेंट्स है, यहाँ पे इनकी जो F1 आई है, इनकी ऑफस्प्रिंग्स को आपस में क्रॉस करवाने को आप सेल्फिंग कहते हैं। इस तरह से F2 में जो मेंबर्स आएंगे, अगर आप उनमें से कोई से दो पकड़ के उनमें से क्रॉस करवा देंगे, उनमें मैटिंग करवा देंगे, तो ये उनकी सेल्फिंग होती है। ठीक है, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स के आपस में ही, जो उनके सन एंड डॉटर आप कह लें, अगर उनके दरमियान में ही मैटिंग करवा रहे हैं तो ये सेल्फिंग है। ये नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्योर लाइन्स। So varieties of plants or any organism producing offspring with traits identical to parents on self-fertilization। सो प्योर लाइन्स को आप ट्रू ब्रीड भी कहते हो। और डेफिनेशन क्या है इसकी कि वैरायटीज हैं। अब किसी हम बिकॉज मेंडल ने प्लांट के ऊपर वर्क किया था, तो हम प्लांट को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए हैं, उससे जो बेबीज प्रोड्यूस किए हैं, वो ट्रेड्स उनके सारे करैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं उनके पेरेंट्स से। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कल मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्स सेल्स हैं, मेल एंड फीमेल। अगर एक ही प्लांट के मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट की बॉडी है, अगर इसके पास अपना मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स सेल्स हैं, तो ये अपने ही दोनों सेल्स को फ्यूज करके एक नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ है, इसके करैक्टर्स बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होंगे। और पेरेंट्स के जैसे क्यों होंगे? बिकॉज इसने कोई एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल जीन्स या एक्सटर्नल डीएनए अपने अंदर एंटर नहीं किया। एक्सटर्नल डीएनए या एक्सटर्नल सेल अपने अंदर एंटर नहीं किया, इट मीन्स कि उसने कोई नए ट्रेड्स अपने अंदर एंटर नहीं किए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके दोनों सेक्स सेल्स से उसने फर्टिलाइज किया और नया जो प्लांट बेबी प्रोड्यूस हुआ है वो उसके सेम करैक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर ये भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया प्लांट बनाएगा उसके भी सेम करैक्टर्स इसके जैसे होंगे। तो प्योर लाइन्स बेसिकली यही है कि अपने ही सेल्स को यूज करके नए बेबीज प्रोड्यूस करते जाना, जिसमें ट्रेड्स सेम रह रहे हैं, उसे आप कहते हो कि ये प्योर लाइन्स हैं। अगर इस प्लांट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस प्लांट का फीमेल सेक्स सेल ले लिया, इसका सेकंड प्लांट है एक यहाँ पे, उसका हमने मेल सेक्स सेल ले लिया। जब इन दोनों सेल्स को फ्यूज किया जाएगा और फ्यूज करने के बाद जो नया प्लांट बनता है, बिकॉज इसमें दो डिफरेंट सेल्स कंबाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स के सेल्स कंबाइन कर रहे हैं, इट मीन्स के दो डिफरेंट डीएनए कंबाइन कर रहे हैं। दो डिफरेंट डीएनए कंबाइन कर रहे हैं, इट मीन्स के दो डिफरेंट जीन्स कंबाइन कर रही हैं, जिसकी वजह से जीन्स वेरी होने की वजह से कैरेक्टर्स भी वेरी करेंगे। और ये जो नया बेबी प्रोड्यूस होगा, इसमें दो डिफरेंट प्लांट्स के ट्रेड्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसे आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हो। प्योर लाइन्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होती। उसमें क्या होता है? उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद नया बेबी प्रोड्यूस करवाया जाता है, इसलिए उनके जो ट्रेड्स हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं, चाहे उसकी जितनी मर्जी जनरेशन आ जाए, वो 10 जनरेशन या 20 जनरेशन के बाद। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी 10th जनरेशन हमने कोई भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये 10 नंबर पे ये प्लांट था। अब अगर आप इसके ट्रेड्स को ऑब्जर्व करोगे तो इसके फर्स्ट वाले प्लांट के साथ रिजेंबल कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया। चेंज क्यों नहीं आया? बिकॉज कोई एक्सटर्नल सेल ही नहीं ऐड हो रहा। आगे एक्सटर्नल सेल ऐड नहीं हो रहा तो नई जीन्स ऐड नहीं होंगी, बिकॉज आपको पता है सेल के अंदर डीएनए है और क्रोमोसोम्स हैं और वो जीन्स कैरी कर रहे होते हैं।
जब एक नया सेल नहीं ऐड होगा तो फिर उसके जो ट्रेड्स हैं वो सिमिलर रह रहे होते हैं। तो प्योर लाइन्स के केस में ऐसा ही हो रहा होता है कि सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ट्रेड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आइडेंटिकल रह रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी जनरेशन्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। तो प्योर लाइन्स में आप लोगों ने फिर बेसिकली क्या किया है कि पास्ट ट्रेड्स without change from one generation to another। ठीक है। सो प्योर लाइंस के केस में हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो ट्रेड्स हैं उनको ट्रांसफर करवाया है और ये जो ट्रेड्स हैं वो किसी भी चेंज के बगैर हैं। सो इसमें जितने भी जनरेशन प्रोड्यूस होंगे उन्हें आप बोलोगे कि ये प्योर लाइन है। ठीक है। सो प्योर लाइंस के केस में सेल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर करैक्टर्स सेम रह रहे होते हैं। लास्ट जो टर्म अभी हमने देखनी है वो करैक्टर एंड ट्रेड का डिफरेंस है। आगे आप बहुत दफ़ा ये करैक्टर एंड ट्रेट की टर्म्स यूज़ करेंगे। करैक्टर एंड ट्रेट में डिफरेंस क्या है? करैक्टर बेटे कोई भी ऑब्जर्वेबल करैक्टर जिसे आप कहते हैं, जिसे आप देख सकते हो, आप हाइट को देख सकते हैं, आप हेयर कलर, स्किन कलर को देख सकते हैं। और वो ट्रेट वो करैक्टर्स जिन्हें आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और जो हेरिटेबल हैं। हेरिटेबल मीन्स के पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। सो करैक्टर में ऑब्जर्वेबल, हेरिटेबल, ये दो मैंने टर्म्स लिखी हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर भी होता है। ट्रेट हम उसी करैक्टर को कहते हैं कि उसकी वेरिएंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक हाइट है किसी भी इंडिविजुअल्स की, हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये हाइट एक करैक्टर है। अब हाइट के अंदर टॉल भी हो सकती है हाइट और ड्वार्फ भी हो सकती है। तो टॉल एंड ड्वार्फ आर ट्रेट्स एंड हाइट इज अ करैक्टर। ठीक है। सो कोई भी ऐसे फीचर जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है उसे आप करैक्टर कहते हैं। और इस करैक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे हाइट, एक कोई लंबा हो सकते हैं, प्लांट्स कुछ छोटे हो सकते हैं, तो ये उसके ट्रेट्स हैं। ये टर्म्स आगे हम सारे यूज करेंगे, करैक्टर की भी और ट्रेड की भी। तो आई होप कि इनकी आपको एक ही फीचर के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो ट्रेड में आएंगी और वो फीचर इज अ करैक्टर। ठीक है। इसकी एग्जांपल हमने ली हाइट की, हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ हो सकती है। ओके मेरे बेटे, ये डिफरेंट आपकी टर्म्स जो आगे हमने डिफरेंट लेक्चर्स में यूज करनी है, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। दोबारा मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इनको आप अच्छे से देख लें। अभी तक इतना ही इनफ है। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज।